हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। सो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रियम्बल। जी हाँ गाइस, प्रियम्बल पढ़ने वाले हैं। बचपन से तो आप बोलते ही यार प्रियम्बल पढ़ रहे हो, ऐसा विद पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सेरेमनी रिजर्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इज सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। बहुत सारे हम लोग बोलते आ रहे हैं, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन बच्चों, आपको मैं बताने जा रहा हूं आज प्रियम्बल का पूरा मीनिंग, इसके बारे में, इसका महत्व क्या है। क्योंकि अगर आप प्रियम्बल समझ गए, अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को समझ गए, तो सोचिए आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इजी में आप सब कुछ पूरा कंसेप्ट समझ जाओगे ऐसा। ओके ना? तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही मजेदार, एकदम इंटरटेन के साथ में करूंगा। और मैं जो आपको नोट्स दिया हूँ, ये मेरा हैंड रिटन नोट्स है। राइटिंग कैसा भी हो इग्नोर करना, अच्छा तो लिखने की कोशिश किया हूँ। ओके, तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ आपको बताएंगे कि ये प्रियम्बल होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या शामिल, इसका इंपॉर्टेंस बताएंगे। अगर बच्चों, मैं आपको गारंटी देता हूं माय डियर, कि अगर आप प्रियम्बल को समझ गए तो सोचिए कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने में आपके लिए सबसे आसान हो जाएगा। तो मैं बिना बकवास किए हुए वीडियो को शुरू करूंगा और एकदम बिना बोरिंग किए हुए आप लोगों को पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा इंटरटेनमेंट में पूरा एंटरटेन करूंगा, पूरा मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ओके ना? पूरा नोट्स मैं आपको दूंगा, ये हैंड रिटन आपको मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर जाइए, नीचे ठीक है लिंक दिया गया है, उसमें ज्वाइन करिए। पूरा जितना भी पढ़ाता हूँ सब चीज का नोट्स फ्री में डाउनलोड करो। सिर्फ एक काम करना है बच्चा लोग, आप लोगों को क्या, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अच्छा लगे तब, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक मार के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है इसे। क्योंकि अगर डिसलाइक ज्यादा आएगा समझ जाऊंगा कि मुझे और काम करना है अपने आप। लाइक आ जाएगा मतलब कि और मुझे पढ़ना है और मेहनत करना है, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए साहब, ठीक ना? चलिए, अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं किसी भी, अगर आपको इंडिया में हमारे जितने भी एक्ट है, एक्ट अधिनियम है, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया या कोई भी एक्ट का अपना अपना एक प्रियम्बल होता है। प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल एक बेसिक आइडिया देता है माय डियर। देखिए, ये है हमारा देश का, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका प्रियम्बल है। और ये प्रियम्बल जो है बेसिक इंट्रोडक्शन होता है उस एक्ट का, कि उस एक्ट में क्या क्या शामिल है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव एम क्या क्या, सॉरी, उसका एम सब क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव और एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसे क्यों बनाया गया और उसके अंदर क्या क्या है। अगर आप इसको समझ गए तो उस एक्ट को, उस कॉन्स्टिट्यूशन को आप समझ जाओगे। ओके ना? ये होता है किसी भी देश का प्रियम्बल। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि प्रियम्बल में है जो आप सभी लोग पढ़ते आ रहे हो। ये देखिए प्रियम्बल में लिखा गया है पूरा, ये प्रियम्बल है। ओके ना? हमारे देश का अपना प्रियम्बल है, हर बच्चा इसके बारे से, इस चीज से अवेयर है। ओके ना? तो चलिए प्रियम्बल के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं, हिस्ट्री जानेंगे कि इसके बारे में। ओके ना? ये देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग हिस्ट्री बता देता हूँ। हिस्ट्री ऑफ द प्रियम्बल टू दी, सॉरी, टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो देखिए इधर हमारे देश में जब भारत का कानून, जब हमारे देश कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो प्रियम्बल को भी अडॉप्ट किया गया, उसको भी लाया गया कि हमारे देश का भी एक अपना प्रियम्बल होना चाहिए, अपना कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये जो आइडिया है, द आइडिया बिहाइंड द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर लेस्ड डाउन बाय जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22 1947। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो पास किया गया, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये पास किया गया था। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था कब? ये अडॉप्ट किया गया था, इसको याद रखिएगा डेट को, 22 जनवरी 2000, सॉरी 2000 नहीं, 1947 को ये अडॉप्ट कर लिया गया था। लेकिन ये जो है हमारा जो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोल्यूशन जो है, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसोल्यूशन, देखिए ये जो है प्रियम्बल है, ठीक है ना। तो ये प्रियम्बल जो है पहली बार कभी तो इंट्रोड्यूस किया गया था ना, कि हमारे देश, ये जो है, ये जब ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन वर मूव ऑन दिसंबर 13 है, ठीक है, 13 बाय 1946 बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका ये लाइन का कहने का मतलब है कि ये, कि हमारे देश का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रियम्बल होना चाहिए था बाबू लोग। तो उसका प्रियम्बल है, तो किसी के माइंड में तो आइडिया आया होगा, और आइडिया आने के बाद वो बताया होगा कि हाँ हमारे देश का एक अपना प्रियम्बल होना चाहिए। तो ये जो बताने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और वो मूव किए
वो मूव किए 13 दिसंबर को, ठीक है, 1946 को। ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। ये क्या हुआ था, एडॉप्ट किया गया था, मतलब उस दिन अपनाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। इसको अपनाया गया था कब, ये जनवरी 22 जनवरी को 1947 को। और 1946 को क्या क्या मूव किया गया था, किसके द्वारा, ये जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये मूव कर दिया गया था। ओके ना। अब देखिए, आप सभी लोग जानते हैं माय डियर कि हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत जगह से हम लोग लिए, हर चीज को अलग अलग से अडॉप्ट किए, बोरो किए, ठीक है ना। तो उसी तरह से हमारा जो है द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए। तो इस चीज को याद रखिएगा कि हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जो है, जो आइडिया लिए है, जो लिए हैं उसका, वो कहां से लिए हैं, वो यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हम लोग लिए हैं। समझ गए ना बच्चा, बोरिंग नहीं हो रहे ना, बोरिंग मत हो। अरे पूरा बताएंगे, पूरा केस फ्लो बताएंगे आप लोग अच्छे से, पूरा एक चीज बताएंगे, पूरा मीनिंग बताएंगे पूरा अच्छे से। भागना नहीं है, डरना नहीं है, मजा आएगा एकदम, ठीक है। प्रियम्बल का मतलब जानते हैं, प्रियम्बल कम्स फ्रॉम द लैटिन, ठीक ना, लैटिन वर्ड, ठीक, लैटिन से, लैटिन से उसका प्रियम्बुल प्रियम्बुला, ठीक है, प्रियम्बुला से आया है, ठीक है ना, लैटिन वर्ड प्रियम्बुला से। ऐसा मीन्स उसका मतलब क्या है कि विच मीन्स वर्किंग बिफोर, तो मतलब काम करने से पहले, वर्किंग बिफोर इसका मतलब है। एंड दैट्स व्हाट द प्रियम्बल डज टू वॉक, कैसे काम करेगा, ठीक, वॉक्स, ठीक है, बिफोर आई स्पीच ऑफ्टन एक्सप्लेनिंग व्हाट कमिंग, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, प्रियम्बल का मतलब ये होता है बिफोर वर्किंग, तो मतलब काम करने से पहले क्या, तो इसका प्रियम्बल का ये मतलब जो वर्ड जो है, इसका मतलब ये है, ठीक है, बिफोर वर्किंग मतलब काम करने से पहले। डेफिनेटली एक आइडिया आ रहा है कि मतलब अगर कॉम्पिटिशन को हम पढ़ने जा रहे हैं तो भाई सब समझने जा रहे हैं, तो एक आइडिया देगा, तो बिफोर वर्किंग, कुछ काम करने से पहले इसको पढ़ लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को जो है मतलब राइट करने वाला जो ऑथर जो है वो है, ठीक है, वो है गो, ठीक ना, गोविंद गोविंदल, ठीक है ना, गोविंदल मॉर्सिल्स। तो ये है जो कॉन्स्टिट्यूशन को राइट किए थे, वो लिखे थे, ओके ना। और उसी तरह से जो ड्राइंग जो किए थे कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, ड्राइंग करने वाले, आप बताते हैं ड्राइंग जो किए थे, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ, तो ये जो ड्राइंग, जो साइड साइड जो ड्राइंग किए थे, ये ड्राइंग करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, तो ये यहाँ पर दिया गया, आप देख सकते हैं, ठीक ना, यहाँ पे दिया गया है ऐसा, उसका नाम जो है जूम, जूम होगा तब ना, हाँ जूम कर रहे हैं, ऐसा बता रहा आप लोग को, हाँ ठीक है। देखिए बेहर बेहर राम, यहाँ पे नहीं दिख रहा तो मेरे नोट्स में हमें लिख दिए हैं, ठीक है, इसमें घबराना वाली बात नहीं है। तो जो साइड साइड में जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइंग किए थे, वो आदमी का जो नाम है ऐसा, ठीक है, वो बेहर, ठीक ना, उसका राम मोहन, राम मोहन हर राम, राम मनोहर, ठीक है, सिन्हा, जो राम मनोहर सिन्हा जो है, वो क्या क्या ड्राइंग किए थे, ठीक ना, वाज मेड दी ड्राइंग, ठीक ना, वाज द ओरिजिनल ड्राइंग, ठीक है, इसको आगे पीछे कर, ओरिजिनल ड्राइंग ऑफ द प्रियम्बल पेज, प्रियम्बल पेज का ओरिजिनल ड्राइंग जो किए थे बिहार राम मनोहर सिन्हा, राम मनोहर सिन्हा जो है वो क्या किए थे, ड्राइंग किए थे। कैसा ड्राइंग किए थे, मैं आपको दिखा दिया, इस तरह के साइड साइड में जो ड्राइंग किए हैं वो राम मनोहर सिन्हा जी किए थे, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चों लोग। अरे बोरिंग तो नहीं हुई ना, ड्राइंग मत होना, बोरिंग मत होना, एकदम बहुत ही अच्छा चीज बता रहे हैं आप लोग एकदम पूरा, ठीक है ना, पूरा कंसेप्ट देंगे, ओके। अब बात करते हैं द कंसेप्ट ऑफ द लिबर्टी, the concept of liberty, equality of fraternity in our preamble was adopted from the French motto of the French Revolution। तो हम लोग जो है जो कंसेप्ट लिबर्टी का लिए हैं, लिबर्टी का, इक्वालिटी का एंड फ्रेटर्निटी का जो हम लोग कंसेप्ट लिए, वो कहाँ से लिए, फ्रेंच मोटो ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए। फ्रेंच का जो प्रेम्बल है उससे हम लोग लिए, फ्रेंच का अपना उसका प्रेम्बल है उससे भी लिए थे, ठीक है, फ्रेंच मोटो से लिए, बेसिकली हम लोग फ्रेंच मोटो से लिए थे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं माय डियर। आप देखिए इसी में बात करते हैं कि द प्रियम्बल, अ प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट दैट एक्सप्लेन द डॉक्यूमेंट्स फिलोसफी एंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए प्रियम्बल जो है वो क्या बताता है, एक इंट्रोडक्शन बताता है, एक इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट देता है, किस चीज का, कॉन्स्टिट्यूशन का देता है। वो एक डॉक्यूमेंट है इसमें इसका फिलोसफी के बारे में बात करता है, उससे एक आइडिया कैसा, एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ठीक ना, एक फिलोसफी देता है कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, ठीक ना। उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव जो है, उसका उद्देश्य क्या है बनाया, किस एक, पहला तो इसका उद्देश्य क्या है ऐसा, ठीक ना, कि इसे क्यों बनाया गया है, इसमें क्या क्या होगा, और एक आइडिया किस तरह का हो सकता है और इसे क्यों बनाया है,
ये फिलोसफी एंड ऑब्जेक्ट बताता है हमारा प्रियम्बल। तो डेफिनेटली इसीलिए पढ़ना जरूरी है बाबू लोग, ठीक ना, एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए पॉइंट पॉइंट के इसलिए बताया हूं ताकि आप लोग समझ में आए, ठीक है, बोरिंग नहीं होना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एकदम कॉमेडी के साथ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है बच्चा, घबराना नहीं है। इन अ कॉन्स्टिट्यूशन इट्स प्रेजेंट द इंटेंशन ऑफ इट्स फ्रेमर, जो है जो जो फ्रेमर कहने का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, हिस्ट्री बिहाइंड इट्स क्रिएट्स एंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेशन, तो इसके वैल्यू को समझे, इस चीज को बनाना बहुत जरूरी था, ठीक है। तो ये हो गया इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं, जो मेन मेन पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे, लंबा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए तो कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने का। तो देखिए आगे आप देखिए, आप इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज इस पॉइंट को समझिएगा, ठीक है, कि द प्रीएम्बल बेसिकली गिवन एन आइडिया ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स ऑब्जेक्ट। देखो अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो एक आइडिया देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। तो फॉलोइंग वो आइडिया क्या क्या देता है, सबसे पहले आइडिया ये देता है कि हमारा प्रीएम्बल कि सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है उसका उसके बारे में बात करता है, ठीक है। पहला चीज तो इसका सोर्स के बारे में बात करता है। दूसरा उसका नेचर के बारे में बात करता है कि नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, मतलब एक सरकार कैसा होगा, एक इंडिया का जो है सरकार राज्य जो होगा कैसा होगा, एक स्टेट बताता है कि एक नेचर बताता है उसका, ठीक है, वो कैसा होगा। जैसे कि मेरे नेचर को जानना है तो मेरे लिए मेरे नेचर को मेरे बारे में जानोगे, उसी तरह से किसी का नेचर को जानना है, ठीक है। मेरा अगर अगर किसी के स्टेट को जानना है, मतलब भारत का जो है उसका नेचर को जानना है, तो वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे मतलब प्रीएम्बल ये बताता है कि एक नेचर कैसा होता है कि स्टेट का, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। तीसरा हो गया स्टेटमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, तो उसका एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हर चीज का, हर किसी भी विभाग को बनाया गया तो अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो हर चीज का ऑब्जेक्टिव भी बताता है आप, ठीक है। उसके बाद डेट डेट ऑफ इट्स एडॉप्शन, तो डेट्स ऑफ एडॉप्शन के बारे में ये बात करता है। ओके, तो इस तरह से हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंट्रोडक्शन था, हिस्ट्री पार्ट जो था, वो हम लोग क्या के खत्म कर लिए ऐसा, ओके ना। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, तो ये आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो क्या करते हैं कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स करने का मतलब वो कीवर्ड्स के बारे में आपको जानना पड़ेगा। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसमें लिखा गया है बहुत ही मतलब कि बारीकी से हर वर्ड को, मतलब कम शब्द है देखिए, और ये कम इतना ही शब्द जो है एक आइडिया देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स है जिसको आपको कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आ जाएगा। तो प्रीएम्बल को एक बार पढ़ने से समझ नहीं आएगा, एक एक मीनिंग को हम भी बताते हैं एक एक वर्ड का, और एक एक वर्ड में अपने आप में बहुत ही बड़ा चीज है, एक एक वर्ड जो है अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट को हम आपको बताएंगे आज अच्छे से, ठीक है। तो देख लीजिए प्रीएम्बल में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, ठीक है। देखिए विद द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो ये सारी चीज को भी हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ओके ना। अब मजे से पढ़ाएंगे ना, एकदम पूरा बोरिंग मत ना होना, एकदम तुरंत आप लोग, ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया का जो मतलब है वो क्या होता है, ठीक है। देखिए वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है, जैसे हम लोग जो है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक ये मेरा नोट्स है, तो इस नोट में इस पार्ट को मैं छोड़ दिया था, तो मैं यहाँ पे खुद ऐड कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये ऐड कर दिया कि द प्रीएम्बल डिक्लेयर दैट it is the preamble of India who have adopted, enact and given to them give them themselves of the constitution। तो देखिए जो प्रियम्बल में जो कहा गया है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया कहने का मतलब ये है कि ये डिक्लेयर करता है कि हम लोग की जो पीपल है जो, ठीक है ना, द पीपल ऑफ इंडिया, इस वर्ड को देखिए, पीपल ऑफ इंडिया जो है हम लोग क्या किए, हम लोग खुद ही इसको अडॉप्ट किए, हु हैव अडॉप्टेड, हम लोग खुद इसको देमसेल्फ लिखा हुआ है कि हम लोग के देमसेल्फ जो है हम लोग खुद इसको अडॉप्ट किए, इसको इनेक्ट किए हैं ऐसा, एंड गिव दिए हैं, खुद के लिए ऐसा दिए। तो ये खुद की बात करता है, विद द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हमारे लिए बात करता है ये चीज, ठीक है। तो हम लोग खुद इसको अडॉप्ट किए, हम लोग अपने लिए ये क्या करते हैं, कानून बना रहे हैं, हम इसको हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ये बात करता है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं एक मीनिंग लिख दिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, इसका हिंदी मीनिंग भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ जब नोट्स बना रहा था मैं। तो इट्स, अब इसका मतलब समझिए कि इट्स इंक्लूड द अल्टीमेट सोवरेनिटी
ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब अब अल्टीमेट सोवरेनिटी कहने का मतलब कि हमें हमारे पास, उसके बाद बताते हैं अल्टीमेट सोवरेनिटी कहने का मतलब कि हम जो हमारा कंट्रोल हमारे पास, ठीक है ना। देखिए सोवरेनिटी मीन्स दे, इसका मतलब क्या, सोवरेनिटी का मीन्स मतलब क्या होता है कि द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। तो हम लोग क्या है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, हम लोग इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है हम लोग जो भारत के लोग हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट है माय डियर, ठीक ना। नॉट बीइंग सब्जेक्टेड टू द कंट्रोल एनी अदर स्टेट एंड एक्सटर्नल पावर। तो हम लोग क्या है, किसी भी अदर कंट्री के द्वारा, किसी भी अदर स्टेट के द्वारा, ठीक है, एक्सटर्नल पावर के द्वारा क्या है, हम लोग क्या है, हम लोग किसी कंट्रोल में नहीं है, हम लोग फ्री है, वी आर फ्री, ठीक है ना। तो हम लोग खुद के लिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, हमारी रक्षा के लिए, हमारे हित के लिए खुद हम लोग इसको अडॉप्ट किए हैं। समझ गए। अब हम बात करते हैं कि ये वर्ड के बारे में, आप समझ गए कि ये वर्ड का मतलब खत्म हो चुका है। अब हम बात करते हैं सोवरेन का मतलब, कि सोवरेन की मतलब क्या होता है। इसी तरह से सोवरेन जो है द टर्म्स मीन्स that India has its own independent authority and it's not be domination of any other external power, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब यहां तक हम लोग समझ लेते हैं। इंडिया जो सोवरेन कहने का मतलब, देखिए एग्जाम में पूछता है ये हमेशा चीज, आप याद रखिएगा। तो आसान भाषा में आपको बताता हूं, सोवरेन कहने का मतलब क्या है कि हम लोग इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, हमारा हम लोग क्या है, पूरा स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है हम लोग, ठीक ना, अथॉरिटी। और उसके बाद अब किसी भी मतलब भारत जो है, इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंट है, पूरा आजाद है हमारा देश, ठीक है। और जो भारत जो है किसी भी देश के द्वारा क्या डोमिनेट नहीं है, कोई डोमिनेट नहीं, कोई अदर एक्सटर्नल पावर के द्वारा कोई हमें हमें क्या करता है, हमें डोमिनेट नहीं करता, हमें शासन, हमारे पास शासन नहीं करता, हमारा शासन हम खुद चलाते हैं, हम लोग खुद ही पावरफुल है, किसी एक्सटर्नल पावर का हम लोग के अधीन नहीं है, डोमिनेट नहीं करता हमें, ठीक है ना। और इंडिया जो है दी इन द इंडिया इन द कंट्री, और हमारे देश में दी लेजिस्लेचर हैज द पावर टू मेक लॉज विच आर सब्जेक्टेड टू द सर्टेन लिमिटेशन। तो यहाँ पर है हम लोग अपना कानून खुद बनाते हैं। लेजिस्लेचर जो होता है, विधायिका जो होता है, जो मोदी सरकार जो है, जैसे कि सरकार में जो है, वो हमारा क्या है, हम अपना कानून खुद बनाते हैं, ठीक ना। उसके बाद और जो और लेजिस्लेचर बनाता है, कानून बनाता है, ठीक है। और उसके बाद विच आर सब्जेक्टेड टू सर्टेन लिमिटेशन, और उसमें लिमिटेशन भी होता है, ठीक है। ये बात करते, सोवरेन का मतलब समझ गए, पूरा अच्छे भाषा में समझ गए कि हम लोग क्या इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, किसी का एक्सटर्नल पावर का हमारे पास कंट्रोल नहीं है, हम लोग आजाद है। और हमारा लेजिस्लेचर जो है उसके पास पावर है कि हमारे देश के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए, उसके वेलफेयर के लिए, उनके कल्याण के लिए कानून बनाए, ठीक है ना। और एक लिमिटेशन भी होता है कि जैसा मन हर चीज अपने मन से नहीं बना सकता, तो हर चीज का लिमिटेड भी होता है, ठीक है। ये इसको पावर दिया गया लेजिस्लेचर को, ओके। तो आप समझ गए बाबू लोग कि सोवरेन का मतलब क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं सोशलिस्ट कहने का, सोशलिस्ट का मतलब जानते हैं आगे, ठीक है। एक एक करके खत्म करेंगे, ठीक है। ओह अच्छा, सॉरी, ओके। तो आगे बढ़ते हैं माय डियर। आगे जो है सोशलिस्ट जो है उसका मतलब हम लोग जानेंगे, टर्म्स जी, जो सोशलिस्ट है उसका मतलब हम लोग जानेंगे। सोशलिस्ट मतलब टर्म्स मींस अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट एंड, उसके बाद इससे पहले एक वर्ड है ऊपर में, यहाँ पे नोट्स में एक और चीज यहाँ पे लिख दिया हूँ, तो उसको समझ लेते हैं, ठीक है। इसको समझने से पहले यहाँ पे इसको ये वर्ड थोड़ा छूट रहा था, मैं लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। सोशलिस्ट मीन्स एलिमिनेट द इनइक्वालिटी इन इनकम एंड स्टेटस, ठीक ना, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, and other words freedom all and other words freedom all from the exploitation social economics and political। तो यहाँ देखिए सोशलिस्ट कहने का मतलब है कि इनइक्वालिटी, किसी भी तरह का क्या है, इनइक्वालिटी नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो किसा इनकम के साथ मतलब किसी तरह का है भेदभाव नहीं होना चाहिए, अगर मतलब जिसका संपत्ति ज्यादा है, ठीक है, उसके हिसाब से, ठीक ना। इनइक्वालिटी इन इनकम ऑफ द स्टेट के आधार पर, और किसी तरह का क्या है शोषण नहीं होना चाहिए, किस चीज पर, हर कोई व्यक्ति है फ्रीडम फ्रॉम हर चीज से। सोशली आपको फ्रीडम रखा गया है, इकोनॉमिक का फ्रीडम रखा गया है, पॉलिटिकल, तो सोशल इकोनॉमिक प्रैक्टिकल पॉलिटिकल जो है इसके बारे में हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि इसका मतलब क्या होगा। तो सोशलिस्ट कहने का मतलब कि हम लोग फ्रीडम है, हमें आजादी दिया गया है, सामाजिक रूप से हमें आजादी दिया गया है,
इकोनॉमिक रूप से हमें आजादी दिया गया है और पॉलिटिकल रूप से हमें आजादी दिया गया है। और यहाँ पे जो बात करता है टर्म्स मीन्स द अचीवमेंट ऑफ सोशलिस्ट इंड्स थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, तो इसका जो डेमोक्रेटिक इसका जो मीनिंग है वो डेमोक्रेटिक थ्रू होता है, ओके ना। उसके बाद इट्स होल्ड फेथ एंड अ मिक्स इकोनॉमिक्स where both private and public sector coexist side by the साइड बाय द साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्राइवेट जॉब और पब्लिक जो होता है दोनों मिल करके जो क्या करता है वो हमारे देश के लिए आगे ग्रोथ के लिए काम करता है, ओके। देखिए यार ये जो सोशलिस्ट जो वर्ड है वो क्या है, इट वाज अडॉप्टेड इन द प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। तो ये जो वर्ड जो है वो ये अडॉप्ट किया गया था 42nd अमेंडमेंट में। तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये 2 केस लो है, ये केस लो के बारे में हम लिख दिया हूं ऐसा, ठीक है ना। आप लोग चेक कर सकते हो क्योंकि मैं अपने अंडरस्टैंडिंग में लिखा था, ओके ना। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्युलर का मतलब। सेक्युलर का जो है ये देखिए ये खत्म हो गया, अब पढ़ेंगे सेक्युलर का मतलब क्या होता है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है ध्यान से सुनिएगा हर कोई, ठीक है। सेक्युलर टर्म्स मींस दैट ऑल द रिलीजन इन इंडिया गेट्स इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। तो हमारा जो है सेक्युलर कहने का मतलब है कि इंडिया में जो भी धर्म है, रिलीजन है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी है, उसको क्या इक्वल रिस्पेक्ट देना है, मतलब समान इज्जत देना है सबको, ठीक है। इक्वल रिस्पेक्ट देना है और उसको इक्वल प्रोटेक्शन भी देना है, ठीक है ना। उसको रक्षा भी कैसे करना है और सपोर्ट भी इक्वल ही करना है। मतलब धर्म निरपेक्ष, मतलब उसका अपना स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होता है। धर्म है हमारे, अगर इंडिया में बहुत सारे धर्म है तो उस धर्म को क्या है सबको बराबर देखना है, ठीक है। और सबको प्रोटेक्शन भी सेम देना है और सपोर्ट भी उनको करना है। और ये जो सेक्युलर जो वर्ड है वो प्रीएम्बल में ऐड हुआ था क्या 42nd अमेंडमेंट में, याद रखिएगा। केस नंबर 2 है, आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह का 1976 में ये हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो सेक्युलर जो वर्ड है ऐसा वो बात करता है जैसे कि हम लोग को जो करता है ये क्या करता है कि इट्स गिव्स इक्वल फ्रीडम टू ऑल रिलीजन। तो आपको फ्रीडम देता है कि ऑल रिलीजन का, ऑल जितने रिलीजन में सबका फ्रीडम देता है, ओके ना। आप कोई भी धर्म को अपना सकते हो। आपका कोई ऐसा नहीं है कि आप हिंदू हो तो आप हिंदू धर्म को मानो, आप मुस्लिम भी बन सकते हो, आप मुस्लिम से हिंदू भी बन सकते हो, हिंदू से क्रिश्चियन भी बन सकते हो, ये आपका फ्रीडम है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियर हो गया सेक्युलर का मतलब। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं माय डियर, क्या डेमोक्रेटिक। ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। डेमोक्रेटिक एक बहुत ही बड़ा वर्ड है। तो डेमोक्रेटिक जो है हम लोग इस वर्ड में देखिए हम लोग 4 खत्म कर लिए, 5वां पढ़ा डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक कहने का मतलब कि हम लोग कोई भी देश होता है हम लोग खुद चुनाव करते हैं, मतलब कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनते हैं। जो नेता जो है, सरकार जो है हम खुद चुनते हैं। देखिए द टर्म्स इंप्लाइज दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज एन एस्टैब्लिश फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच गेट्स द अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल, मतलब हमारे इच्छा, विल ऑफ द पीपल एक्सप्रेस इन एन इलेक्शन। तो यहाँ पे इसका मतलब जो है डेमोक्रेटिक कहने का मतलब जो हम लोग क्या करते हैं, हम अपने जो है रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, नेता जो है वो अपना उम्मीदवार खुद चुनते हैं। किसके द्वारा? इलेक्शन के द्वारा चुनते हैं। यहाँ पर मोनार्की नहीं है, ठीक है, ये अगेंस्ट मोनार्की होता है। मोनार्की कहने का मतलब राजकता, तो ये राजा का शासन नहीं चलता है, यहाँ पर लोगों का शासन चलता है, ठीक है ना। इसीलिए लोकतंत्र होता है, यहाँ पे लोगों का शासन चलेगा, राजा का शासन नहीं चलेगा। तो ये लोग जो डेमोक्रेटिक जो कंट्री होता है वो अगेंस्ट मोनार्की होता है, ओके। और ये जो है जो ये क्या करता है, हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है खुद चुनते हैं और उनको भेजते हैं चुनाव में, जैसे लोकसभा में भेजते हैं, हम लोग उसको राज्यसभा में भेजते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सरकार जो है हम लोग खुद चुनते हैं, हम लोग उसको वोट देते हैं, राइट टू वोट जो होता है ना, इसी से आता है हम लोग का, ठीक है। तो हम लोग जो है डेमोक्रेटिक, हमारा देश कैसा है, डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, ओके ना। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? द टर्म्स includes that the head of the state is elected by the people। तो यहाँ पे देखिए रिपब्लिक कहने का मतलब ये होता है कि जो देश के जो नागरिक होते हैं, हम लोग देश के नागरिक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो देश की जो स्टेट मतलब सरकार जो
हमारे देश का जो हेड होते हैं उसको कौन चुनता है? इलेक्टेड बाय द पीपल, हम लोग उसको चुनते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए इन इंडिया में द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय हेड ऑफ द स्टेट। तो हमारा जो देश का सबसे हेड आदमी कौन है? वो आदमी जो है प्रेसिडेंट है। हमारे अभी प्रेजेंट में जो है प्रेसिडेंट है वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो हमारे देश के जो है हेड स्टेट का, किसी भी देश का हेड कौन होता है? वो होता है उस देश का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट होते हैं। और उस प्रेसिडेंट को कौन चुनता है? पीपल ही चुनते हैं, ठीक ना। ऐसा नहीं कि मोनार्की है, राजा का बेटा राजा बनेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ओके ना। आप लोग उसको चुनाव में जिताएंगे तभी वो जाके उस सीट में बैठेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे रिपब्लिक कहने का मतलब ये है, समझ गए आप लोग सा द हेड। और ये जो है और ये फिक्स टर्म के लिए, और ऐसा नहीं है कि देखिए यह एक लाइन और जहाँ पे बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तो फॉर अ फिक्स पीरियड। तो यहाँ पे जो है ऐसा हम लोग चुनाव करके तो भेज दिए प्रेसिडेंट को, तो इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर इसका बेटा बेटी सब आ जाएगा तो राज करते रहेगा, उस खानदान भी खाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ऐसा ही होने, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को डायरेक्ट भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चुनाव होता है उनका, ठीक है। प्रेसिडेंट या कोई भी अथॉरिटी होता है, ठीक है, और वो फिक्स टर्म होता है। ऐसा नहीं है कि वो एक बार उनको हम लोग चुनाव में बैठा दिए तो जीवन भर वो शासन करते रहेंगे जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक, ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 साल में चुनाव होगा, 5 साल में काम अच्छे से नहीं करोगा फिर उठा के पटक देंगे आपको जहां थे वहां पे, ठीक है ना। 5 साल बाद में अच्छा काम करोगे तो फिर चुनाव में आप जीतोगे, अगर नहीं जीतोगे, अगर अच्छा काम नहीं करोगे तो हटा देंगे। तो ये पीपल का है, हम लोग पास पावर है कि हम लोग हटा भी सकते हैं, ठीक ना। ज्यादा इसलिए कोई भी नेता वालों ज्यादा बोलने का नहीं, इसलिए जब चुनाव होता है ना कभी भी, तो आ जाता हाथ फैला के, अरे भैया हमको वोट दे देना, वोट देना, वोट देना कह के, ठीक ना। इसीलिए करता है कि इसके पास 5 साल के बाद तो राज करेगा, 5 साल के बाद फिर उनको वोट मांगना है तो किसके पास आएगा वोट लेने के लिए? हम ही लोग के पास आएगा ना, हम लोग वोट देंगे ऐसा, ठीक है। आप किस सपोर्ट करते हैं? बीजेपी को, किसको, जिसको भी सपोर्ट करिए, ठीक है। आप बात करते हैं आगे। अब हम लोग बात करते हैं, तो इसका मतलब तो बता दिए। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव। तो यहां से जो है हम लोग क्या खत्म कर लिए, यहाँ पे रिपब्लिक का भी मतलब हम लोग खत्म कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट की बात करता है, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है? आप देखिए हम लोग आगे बात करते हैं इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देखो माय डियर कि आप लोग को बता रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव विच द प्रीएम्बल सिक्योर टू एवरी सिटीजन। तो ये उसका प्रीएम्बल क्या करता है? एवरी सिटीजन को सिक्योर करता है, उनको सिक्योर करता है उनको, ठीक है। तो क्या किन किन चीजों से सिक्योर करता है? तो पहला चीज है कि जस्टिस, न्याय, ठीक ना। उसके बाद आ जाता है इक्वालिटी आ जाएगा, इसके बाद उसका लिबर्टी आ जाएगा, ठीक। उसके बाद फ्रेटर्निटी आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं, बताते हैं, पढ़ाते हैं आप लोग को, ठीक है। एकदम घबराना नहीं है बच्चा लोग, ठीक है। पहला चीज देखिए कहाँ गया, नीचे नीचे नीचे, हाँ जस्टिस आ गया। अब जस्टिस का मतलब समझिएगा। जस्टिस कहने का मतलब कि इट इज नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर इन सोसाइटी दैट इज प्रोमिस थ्रू वेरियस provision of fundamental rights and directive principle of state policy provides by the constitution of India। अब इसका लाइन का मतलब मैं समझाता हूं आप लोग को। देखिए हम जस्टिस, हमें न्याय की बात करता है। किसके न्याय की बात करता है? हमारे न्याय की बात करता है, ठीक है ना। अगर ये बात करता है कि ये बहुत इट इज नेसेसरी, ये बहुत ही नेसेसरी है कि मेंटेन करने के लिए ऑर्डर को, सोसाइटी में जो है ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, और हमें समाज में न्याय मिले, सामाजिक में न्याय मिले, उसके लिए क्या करता है? ये प्रोमिस किया गया है कहाँ पे? ये हमें थ्रू फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स क्या करता है? हमें अधिकार दिया गया है कि हाँ हम अपना अधिकार, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स जो है वो अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक बात करता है। तो वहां पे क्या है? फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। तो माय डियर जो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा अधिकार के बारे में बात करता है कि ये आपका अधिकार है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है? वो बताता है कि एक स्टेट का कर्तव्य क्या है, एक स्टेट कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये करता है, ये हमें क्या करता है? ये बताता है, ये प्रोवाइड कराता है हमें अपने अधिकार के बारे में कि ये आपका राइट है और इसी के आधार पर आपको जस्टिस दिया जाएगा, ठीक ना।
तो ये जस्टिस दिया जाएगा, ये होता है। और ये जो है हमारा जो है प्रोवाइड करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि हमें सिक्योर करता है हमारे राइट्स को कि आप सब कोई बराबर है। जैसे कि हमने बात करें इक्वालिटी की बात करते हैं, ये सब कुछ बताया गया फंडामेंटल राइट्स में, कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, जो कि बताया कि हमारे देश की हमारा रक्षा कौन करेगा, हमारे लिए कानून बनाएगा हमारे हित के लिए, ऐसा हमारा उद्देश्य क्या है और एक स्टेट का उद्देश्य क्या है, कौन कौन को मैटर से कानून बना सकते हैं वो लोग, तो सब कुछ बताया गया है। तो जस्टिस आपको इस आधार पर दिया जाएगा और हम लोग को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि इट्स कंप्राइज 3 एलिमेंट्स विच इज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। तो आप देखिए अगर हमें जस्टिस कभी मिलेगा तो कौन सा शामिल है, तो तीन चीजें शामिल है। पहला चीज है सोशल, हमें सामाजिक न्याय चाहिए, हमें इकोनॉमिक्स न्याय चाहिए, ठीक है ना, आर्थिक न्याय चाहिए, और हमें राजनीतिक न्याय चाहिए। तो ये तीनों का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आप लोग बोला था ना कि पढ़ाएंगे आप लोग को इसका मतलब। तो अब हम बात करते हैं, ये वर्ड को समझोगे तब समझ में आएगा जस्टिस का मतलब, कि जस्टिस कौन सा बेसिस पे दिया जाएगा, ठीक है। सोशल जस्टिस की बात कर रहा है। सोशल जस्टिस क्या होता है बता रहा हूं, ठीक है। सोशल जस्टिस मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वांट टू क्रिएट अ सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स लाइक कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजन इटीसी। तो देखिए सोशल जस्टिस कहने का मतलब ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा भारत का संविधान चाहता है कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में, समाज में किसी तरह का भेदभाव नहीं हो। किस आधार पर, ऑन ग्राउंड जो है वो एनी ग्राउंड, कोई भी ग्राउंड हो सकता है किसी तरह का, वो किसी के जाति पर, ठीक है ना, किसी के क्रीड हो गया, जेंडर किसी का लिंग पर या रिलीजन के आधार पर क्या है आपको जस्टिस दिया जाएगा। सब कुछ का इक्वल है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है ना। तो ये इस आधार पर आपको किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सोशल जस्टिस आपको कैसा मिलेगा, सोशल जस्टिस जो है आपको, ये कास्ट हो गया, ये क्रीड, जेंडर, ठीक ना, उसके बाद क्या है ये रिलीजन, तो और भी बहुत सारे टीसी से जोड़ दिए हैं कि और भी इसमें है आपको, ठीक दिया जाता है। तो समझ गए, तो सोशल जस्टिस कहने का मतलब किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा माय डियर, समझ गए ना, समझ गए ना, सब कुछ बराबर है एकदम, तुरंत। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स जस्टिस, ठीक ना, इकोनॉमिक्स जस्टिस। तो देखिए इकोनॉमिक्स कहने का मतलब कि पैसा की बात कर रहा है, आर्थिक, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या, इकोनॉमिक्स जस्टिस मींस नो डिस्क्रिमिनेशन, नो किसी तरह का भेदभाव नहीं, कैन बी काउस्ड बाय पीपल ऑन द बेस ऑफ देयर वेल्थ, संपत्ति, ठीक ना, इकोनॉमिक्स इनकम, इकोनॉमिक्स स्टेटस। तो देखिए हर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यदि किसी भी किस बेसिस पर, वेल्थ मतलब देखिए जिसके पास ज्यादा संपत्ति है, इनकम है, इकोनॉमी से, तो उसका एक, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है डेफिनेटली बहुत अमीर होता है, उसके पास बहुत सारा फैसिलिटी होता है, तो उसके आधार पर कभी भी न्याय नहीं दिया जाएगा। हर कोई बराबर है इकोनॉमिक से, हर स्टेटस चाहे कोई भी हो, ठीक है ना, कोई भी हो सब कुछ बराबर है, इक्वल। उसके बाद क्या है, एवरी पर्सन मस्ट बी पेड इक्वल फॉर ऑन इक्वल पोजिशन। देखिए अगर आप जो है क्या करते हैं, कोई भी काम करते हैं, मजदूर है, मजदूर जैसे कोई अमीर व्यक्ति है, ठीक है, तो अमीर व्यक्ति है, तो अमीर व्यक्ति को जो अगर जो काम कर रहा है, मान ली पहले से अमीर है, या कोई भी व्यक्ति है काम कर रहा है, तो जो व्यक्ति सेम काम करेगा उसको सेम इनकम मिलेगा, ठीक है ना, तो उनकी पोजीशन के हिसाब से उनको इनकम मिलेगा। और ऑल पीपल्स मस्ट गेट अपॉर्चुनिटी टू अर्न फॉर देयर लिविंग। तो अपने जो व्यक्ति जो है अपने अकॉर्डिंग, अपने सामर्थ्य के हिसाब से जितना अच्छा अर्निंग कर सकते हैं, और किसी भी तरह कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ, अगर गरीब है तो उसको भी समानता दिया जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ठीक है, लेकिन इक्वल जस्टिस की बात कर रहा है ऐसा, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर जो होगा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का एक केस लॉ आया था, जहां पे बात करते हैं, यहाँ पे एक केस लॉ जो है यहाँ बता रहा हूँ ऐसा, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1986। तो यहाँ पे देखिए इस केस में ये हुआ था कि देखिए इस केस को बता दे रहे हैं, अभी बात हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बता दे रहे हैं इसी से जुड़ा हुआ है तो समझ में आएगा अभी। तो ये इसमें ये प्रियम्बल में जो बात बोला गया था कि आर्टिकल 14 जो है, 16 जो है, ठीक है, इसमें ये जो डील करता है 39D, ठीक ना। तो यहाँ पे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति जैसा काम करेगा उसको वैसे मिलेगा। अगर मान लो कोई महिला है, ठीक ना,
वो सेम काम कर रही है तो और एक पुरुष है सेम काम कर रही है, दोनों को एक ही दोनों का सैलरी जो है सेम मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर महिला कमजोर है इस महिला कम पैसा दिया जाएगा, पुरुष को ज्यादा दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। सबको इक्वल है, एवरीवन इज इक्वल फॉर द लॉ, ठीक है, सबको बराबर है माय डियर, ओके ना। तो कभी भी जो न्याय होगा वो ये देखा नहीं जाएगा कि किसके पास ज्यादा पैसा है किसके पास कम है, ठीक है, सबके पास इक्वली होना चाहिए, तो इक्वल होगा, तो किसी तरह का नो डिस्क्रिमिनेशन होगा, ओके ना। अब हम बात करते हैं आगे पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं, ओके ना। पॉलिटिकल जस्टिस जो है उसका मतलब ये समझिएगा कि पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स ऑल द पर्सन शुड हैव एन इक्वल फ्री एंड फेयर free and fair rights without any discrimination to participate in political opportunity। तो आपकी पॉलिटिकल जस्टिस कहने का मतलब ये है कि आपके पास क्या है, ये फ्री है, आप फेयर है, किसी तरह का आपको डर नहीं होना चाहिए कि नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक ना। आप मतलब सबको इक्वल है, अगर आप चुनाव में लड़ना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो ये नहीं देखा जाए कि आप कैसा, तो आपके अंदर क्या ये फेयर क्या कहते हैं, कोई चीज का फेयर नहीं होगा, तो आपको ये फेयर दिया जाएगा, ठीक है ना, समानता दिया जाएगा, इक्वालिटी आपको दिया जाएगा, तो आप बिना डरे किसी भी तरह का पॉलिटिकल पार्टी में अगर आप चुनाव में लड़ना चाहते हैं, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हैं, अगर आप प्रधानमंत्री पद के लिए आप चुनना चाहते हैं तो आप उठ सकते हैं, पॉलिटिकल फ्री है। और ये चुनाव लड़ने के लिए कौन देता है, आप फ्री हैं, किसी तरह का डर नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। ये कौन देता है आपको, कॉन्स्टिट्यूशन देता है, प्रेमबल आपको बताता है कि चुनाव लड़ने के लिए आप क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई भी इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप चुनाव लड़ सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, आप किसी भी तरह का आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, आप इक्वल है, फ्री है, आपको फेयर दिया जाएगा, फेयर राइट्स है आपके पास, ठीक ना, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ओके समझ गए, ओके, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समानता की बात करता हूं, आप बात कर समानता, इक्वलिटी, हर हर कोई सुना हुआ है इक्वालिटी, इक्वालिटी समानता, हर कोई बोलता है, ठीक है ना, हमारे देश में समाज में हर कोई बोलते रहता है। अब इक्वालिटी का असली मीनिंग क्या होता है आप लोग समझ जाओ, ठीक है। देखिए इक्वालिटी टर्म्स मींस नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज एनी स्पेशल प्रिविलेज। तो यहाँ पे देखिए इक्वालिटी कहने का मतलब कि एक बात बोलता है, इक्वालिटी ये बताता है कि किसी को स्पेशल प्रिविलेज, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया गया है, ठीक ना, नहीं दिया गया, ऑल द पीपल शुड हैव गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, कि हर एक व्यक्ति के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल समानता है, उनके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, ओके। तो पहला चीज क्या कर, पहला चीज जो है जो इक्वालिटी को क्लियर करता है कि स्पेशल प्रिविलेज किसी को नहीं दिया गया है। दूसरा बात बोलता है कि जो पीपल शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको क्या है इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया है, किसी को स्पेशल अपॉर्चुनिटी नहीं देगा, ठीक है, सबको बराबर है। उसके बाद बोलता क्या है कि फॉर एवरीथिंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना डिस्क्रिमिनेशन के हर चीज को आपको मिलेगा, किसी तरह का भेदभाव आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, भेदभाव का किसी तरह का भेदभाव आपसे नहीं किया जाएगा। तो डेफिनेटली अगर इस लाइन को पढ़ा हुआ तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा, मेरा खुद का लैंग्वेज है, इसमें मैं बोलता हूँ, मैं लिखा हूँ, इसमें नोट किया हूँ कि द टर्म्स इक्वालिटी मीन्स नो सेक्शन, किसी भी तरह का कोई भी सेक्शन में सोसाइटी में, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ, तो इसको समझ गया आप लोग। और यहाँ पे एक लाइन जो है मैं यहाँ पे अंडरलाइन किया था पहले भी जब मैं पढ़ रहा था, तो एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, तो हर कोई क्या है, लॉ के सामने, कानून के सामने बराबर है, ठीक है, कोई भी बड़ा नहीं है, ठीक है, और किसी को भी स्पेशल प्रिविलेज, स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया गया है, ठीक है, ओके, और सबको बराबर है, ठीक है। चलिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। लिबर्टी, लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता। अब इस स्वतंत्रता का, लिबर्टी का मतलब क्या होता है जरा समझिएगा, ठीक है। द टर्म्स लिबर्टी, ठीक ना, द टर्म्स लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फॉर द पीपल टू चॉइस देयर वे ऑफ लाइफ, मतलब पहले बात तो पहले समझिए यहाँ पर कि चॉइस मतलब कि आपको अपने हिसाब से जीवन जीने का अधिकार है, फ्रीडम है, स्वतंत्रता है आपको, ठीक ना, आप जैसे भी जीवन जीना चाहते हैं आप जी सकते हैं, चॉइस देयर वे ऑफ लाइफ, ठीक ना। तो जो पीपल होते हैं इंडिया के, जो भारत है, भारत के लोग हैं, वो अगर जैसा जीवन जीना चाहते हैं जी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि हैव पॉलिटिकल व्यू एंड बिहेवियर इन सोसाइटी, चाहे वो पॉलिटिकल व्यू हो किसी तरह से कोई, या बिहेवियर किसी तरह से,
आप किसी तरह से कर सकते हैं, अपने हिसाब से जीवन को जी सकते हैं, आपके पास फ्रीडम है, मतलब आप फ्रीडम, आपके पास आज़ादी है, ठीक है। आपकी भी कोई भी चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, चुप भी रह सकते हैं, बोल भी सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसा, ओके ना। और ये आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता है, आप जैसा करना चाहते हैं। लेकिन फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप हर कुछ कर सकते हैं। फ्रीडम का मतलब एक भी है कि आप मतलब हर कुछ कर सकते हो, लेकिन कुछ आप पर लिमिटेशन होता है, ओके ना। वो क्या होता है कि फ्रीडम डज नॉट मीन्स फ्रीडम टू डू एनीथिंग। यहाँ पे डू छूट गया तो डू आप लिख दीजिएगा, ठीक ना। डू एनीथिंग, अ पर्सन कैन डू एनीथिंग। देखिए देखिए लिबर्टी का मतलब होता है कि लिबर्टी डज नॉट मीन्स, लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर कुछ कर सकते हो। आप कर सकते हो, ठीक है ना। अ पर्सन कैन डू एनीथिंग, आप हर कुछ कर सकते हो, बट लेकिन इन द लिमिटेशन, इन द लिमिट विच इज सेट बाय द लॉ। तो वो जो आपको जो लॉ के द्वारा जो सेट किया गया है कि आपको ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है, तो आप हर चीज कर सकते हो, आपको जो मन है वो हर चीज करो, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, ठीक है। लेकिन वो चीज आपको नहीं करना है जो कि लॉ के द्वारा मना कर दिया गया है, ठीक, कानून के द्वारा मना ही है, ठीक ना। जो वी चीज सेट बाय द लॉ, ठीक है ना, वो लिमिट है आपको, ओके, वो क्रॉस नहीं करना है। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा होता है। अब भाईचारा का आप देखिए बंधुता या भाईचारा कह सकते हैं आप, ठीक है। फ्रेटर्निटी कहने का मतलब क्या है समझिएगा सर। द टर्म्स फ्रेटर्निटी मीन्स of feeling of brotherhood and an emotional attachment with the country and all the people। तो ये देखिए फ्रेटर्निटी कहने का मतलब भाईचारा, ठीक है ना। हमारे देश में जो नागरिक है वो क्या है, उनको उनके लिए, सब नागरिक के लिए क्या है, एक एक ब्रदरहुड का फीलिंग होना चाहिए, एक भाईचारा का फीलिंग होना चाहिए, ठीक है। और सबके लिए इमोशनल फीलिंग होना चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट आपके अंदर होना चाहिए। किसके लिए, कंट्री के लिए, आप कंट्री से इमोशनल अटैचमेंट हो, और कंट्री के लोगों के लिए, ठीक है ना, कंट्री में जो लोग रहते हैं उनके लिए, तो सबके, आप देश के लिए भी अच्छा सोचो, इमोशनल अटैचमेंट रखो, देश की सेवा करो, देश के लिए भी इमोशनल रखो, और देश के रहने वाले नागरिक के लिए, उनके लिए भी आप इमोशनल रहो ऐसा, और उनके लिए भाईचारा से रहो, बंधु, ठीक है ना, भाईचारा से रहो, ब्रदरहुड का फीलिंग ला उनके लिए। मतलब आप एक लाइन में कहा जाए तो आप मस्त रहो, खुश रहो, अच्छे से रहो अपने कंट्री के साथ, लोगों के साथ, ठीक है ना। उसका फ्रेटर्निटी हेल्प टू प्रमोट डिग्निटी एंड यूनिटी इन द नेशन। तो फ्रेटर्निटी जो होता है, तो फ्रेटर्निटी का जो क्या करता है, वो प्रमोट करता है डिग्निटी को, मतलब किसका, यूनिटी को, नेशन का, मतलब हमारे देश का जो है उसका डिग्निटी को मेंटेन करता है, प्रमोट करता है, ठीक है ना। और उसका यूनिटी को, जो हमारे, और यूनिटी को भी बनाता है कि एक हमारा एक यूनिटी है वो अच्छा बना रहे, किसी कोई नहीं तोड़ पाएगा ऐसा, ठीक है ना। एक संघ है, कभी टूटना नहीं चाहिए। तो फ्रेटर्निटी कहने का मतलब कि आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, एकदम अच्छे से, कहने का मतलब है, इसका अपनी भाषा में आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। भी आपको फीलिंग होना चाहिए ब्रदरहुड का, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग खत्म कर दिए फ्रेटर्निटी। तो मतलब यहाँ पे कहा जाए तो माय डियर, मैंने यह भी अभी तक यहाँ पर खत्म कर चुका हूँ ये सारी चीज पॉइंट को। यहाँ पे देख लीजिए प्रियम्बल का जितना भी है, ये जो मीनिंग है सबको मैं बता दे, समझा दे आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं नीचे। अब नीचे हम लोग आपको बताने वाले हैं अभी, ओके। एक सेकेंड, कहाँ आ गया। अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज, केस लॉ भी बताने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो एक चीज लिखा गया है, याद रखना इस पॉइंट को कि 42nd अमेंडमेंट के बारे में आप हमेशा पूछता है। 1977 1976 है, ठीक है। द अमेंडमेंट हैज इंसर्ट 3 न्यू वर्ड्स इन द प्रियम्बल। पहला है सोशलिज्म, उसके पहला सेक्युलरिज्म, सोशलिज्म एंड इंटीग्रिटी। ये तीन वर्ड जो है वो 42nd अमेंडमेंट में क्या कर देता, ऐड कर दिया गया था। 1976 में अमेंडमेंट ऐड करता है, वर एडेड टू द प्रियम्बल थ्रू 42nd अमेंडमेंट। 1976 में ये तीन वर्ड को ऐड कर दिया गया था। अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि तीन वर्ड वो कौन सा है जिसको 42nd अमेंडमेंट में ऐड कर दिया गया था, तो ये तीनों का आप नाम ले लीजिएगा, नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं। देखिए इंटीग्रिटी तो ये तो क्लियर हो गया, ये तो खत्म हो गया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, केस लॉ के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे केस लॉ थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, ओके। केस लॉ के बारे में हल्का सा बता देते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है, लैंडमार्क जजमेंट है, ठीक है ना। प्रियम्बल हाउ यूजफुल इन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए एक आपको इस लाइन का मीनिंग आपको समझना बहुत जरूरी है। प्रियम्बल इज द की, प्रियम्बल इज द
की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर, ठीक है ना। बट इट डज नॉट मीन्स दैट द प्रीएम्बल कैन ओवरलैप द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द एक्ट। देखिए इसका मतलब ये है कि प्रीएम्बल जो है एक एक हमारे माइंड को ओपन करता है कि किस तरह का आइडिया होता है, एक चाबी होता है। प्रीएम्बल जो होता है एक चाबी होता है, जिस दरवाजा खोलते हैं तो अगर हमको कभी भी अगर हमको कभी भी अगर घर घुसना है तो घर घुसना है तो उसकी ताला खोलेंगे, ताला खोलेंगे फिर अंदर चीज देखेंगे। तो प्रीमर एक चाबी है, वो चाबी काम करता है माइंड को खोलने का, ठीक है, कि उसका आइडिया के बारे में बात करता है। लेकिन प्रीमर का मतलब ये नहीं कि ओवरलैप करेगा किसी भी प्रोविजन को, ठीक है, इसमें यहाँ पे ये कहा गया है। ओके, समझ गए माय डियर। ओवरलैप मतलब कि उसका उल्लंघन नहीं करेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं केस लॉ की। बहुत ही फेमस केस लॉ है, लैंडमार्क जजमेंट है। इस केस लॉ के बारे में हर कोई बच्चा को जानना चाहिए। देखिए ये जो है रीब्रेवरी केस जो है, ठीक ना, AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट 845। ओके, तो इस केस में ये बोला गया था कि द सुप्रीम कोर्ट, इसमें बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रियम्बल वाज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस केस में जो है कहा गया था कि प्रियम्बल जो है हमारे देश, हमारा जो संविधान है उसका ये पार्ट नहीं है, समझे ना, ये कहा गया था उसका। एंड देयर इज कुड नॉट बी रिगार्ड्स एज अ सोर्स ऑफ एनी सब्सटेंटिव पावर के बारे में भी बात करता है। ठीक है, तो बेसिकली इस केस में तो अभी आपको यही बताऊंगा मैं आराम से अच्छे से कि इस केस में हुआ क्या था कि रीब्रेवरी जो केस है उसमें ये बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, इस तरह का कहा गया था। अब इसी जजमेंट का ओवरलैप करते हुए एक केस, बहुत ही बड़ा फेमस केस आया। उस केस का नाम है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 1461। ठीक है ना, तो ये जो है इस केस में, इस केस को ओवरलैप करता है। सुप्रीम कोर्ट अपना ही जजमेंट क्या करता है, ओवरलैप करता है। ओके, और ये नया जजमेंट देता है और रिजेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट इस केस में ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट, ठीक, क्या करता है, रिजेक्टेड द अबव व्यू। तो अभी अबव व्यू जो है मतलब इसको क्या रिजेक्ट करता है। एंड हेल्ड दैट प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे ये इस केस में ये बोला, ठीक है, कि प्रियम्बल हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। देयरफॉर इन दिस केस द फर्स्ट टाइम क्या है, फर्स्ट टाइम क्या होता है, बेंच ऑफ 13 जजेस वाज असेंबल टू हियर अ रीट पिटिशन। यहाँ पर रीट लिखा हुआ था, ठीक है, रीट हो गया था आर, रीट का स्पेलिंग होता है, ठीक है, आर हो गया फिर WRIT, फिर रीट पिटिशन, इसका स्पेलिंग हो गया रीट पिटिशन। तो ये रीट पिटिशन तो फर्स्ट टाइम जो है ये 13 जज बैठे हुए थे। ओके ना, उसके बाद जो प्रियम्बल जो है जिसमें कि जो रीट जो है फाइल कर दिया गया था। ओके, इस केस में, तो इस केस में बोला गया था कि केशवानंद भारती में कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ओके, इसमें ये बोला गया था। ओके, अब हम लोग इस केस में जो है ये बोला गया था, देखिए उसके बाद अगर प्रियम्बल को अमेंडमेंट करना है, मान लीजिए उसमें कुछ लाना है, तो अभी एक सबसे पहला चीज बता दे रहे हैं, अभी तक प्रियम्बल जो है अभी तक एक ही बार अमेंडमेंट किया गया है। प्रियम्बल को अभी तक एक ही बार अमेंड किया गया है, जिसमें 3 वर्ड शामिल कर दिया गया था, वो मैं आपको बता चुका हूं। ओके ना, और जो प्रियम्बल जो है इसमें क्या बोलता है, बेसिक फीचर को उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसा कि बात होता है कि एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मान लीजिए प्रियम्बल का पार्ट है तो ये हमारे संविधान में ये भी शामिल है कि जो है हमें प्रियम्बल को मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं। अगर प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो इसे भी अमेंडमेंट करना बहुत जरूरी है। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक एलिमेंट को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, और जो है प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। तो प्रियम्बल को यदि अमेंडमेंट करना है तो अंडर आर्टिकल 360 जो है 368 के द्वारा अमेंड कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज नॉट कांट, देखिए ये बोलता है क्या है, इट वाज हेल्ड दैट, इस केस में भी बोला गया था कि इट वाज हेल्ड दैट बेसिक एलिमेंट इन द प्रियम्बल कांट बी अमेंडमेंट। ठीक है,
हो गया। और ये केस मैं आपको बता दिया, रणधीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के बारे में आपको बता ही दिया था कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बारे में बात करता है। तो इसी तरह से माय डियर हम लोग क्या कर लिए, आज प्रीएम्बल पूरा खत्म कर लिए, ऐसा पूरा आपको डिटेल में समझा दिया। एक नोट्स आपको फ्री में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, कोई बात समझते हैं, लेकिन आपको बताना समझाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी तरह का डाउट्स होगा इसके बाद में, देखिए एक बात हो, तो डाउट होगा तो कमेंट कर सकते हैं, अब मैं आप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा, ओके। लेकिन आप लोग को एक बात करना होगा कि एक प्रॉमिस करना होगा, जल्दी सब्सक्राइब करिए आप लोग, क्योंकि जितना भी चीज पढ़ा रहा हूँ उस चीज का मैं क्या करने वाला हूँ, उस चीज का मैं आपका जो है ये टेस्ट भी लेने वाला। तो टेस्ट में कब लूंगा, जब आप लोग 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दोगे तब डेफिनेटली, ओके ना। तो उस सेशन में जो होगा, टेस्ट सेशन जब होगा उसमें बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप लोगों का कंप्लीट हो गया, ओके ना। चलिए अगर वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बच्चा लोग, ओके। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।